सभी लोगों को बहुत बहुत ग्रीटिंग्स, गुड मॉर्निंग, सब कुछ। जेएनयू के लोग काफ़ी लेट होते हैं, ये आपने आज देख लिया होगा। और कई बार क्या होता है कि हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए जाते हैं, लेकिन पुलिस के साथी जो पीछे खड़े हुए हैं, जिनके साथ हमारा बहुत लंबा नाता बन गया है जब से ये सरकार आई है, क्योंकि सरकार हमें सड़क पर ले आई है, वो लोग भी जानते हैं कि कभी क्या होता है। हमारा 2 बजे से प्रोटेस्ट होता है, वो लोग 4 बजे तक फ़ोन करते रहते हैं कि कब आ रहे हो, कब आ रहे हो, प्रोटेस्ट शुरू करो। ये रेगुलर ट्रेंड बन गया है। इसके लिए हम लोग माफ़ी चाहते हैं लेट होने के लिए। जैसा कि साथी कन्हैया ने कहा कि हमारे पास सबके पास 15 मिनट हैं बोलने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि जो बात हम लोग बोलना चाहते हैं सब बात पहले आ चुकी है। मेरे से पहले जो वक्ता आए हैं उन्होंने काफ़ी विस्तार में और काफ़ी ब्रीफ में भी इस चीज़ को रखा कि क्या आजकल देश में हो रहा है, उसको बहुत बढ़िया से सम अप किया है। मैं उसमें कुछ 2-3 बातें और जोड़ना चाहती हूँ। हम अभी जब साथी रामा बोल रहे थे कि आइडिया ऑफ इंडिया कन्क्लेव, उस टाइम में मेरे दिमाग में थोड़ा स्ट्राइक हुआ कि आइडिया ऑफ इंडिया क्यों, कि why do we use the phrase idea of India? Because at some level we all agree to this, that India is an idea. It's not just a set of frontiers. It's not just a map bounded by political boundaries. It's not just that. It is more than that. It is an idea. What is that idea? We can have our differing definitions of it. I'm sure that someone who is a Muslim and comes from that subjective experience would have a very different idea of India than someone who is a Dalit, than someone who is a tribal. There may be different definitions. For a woman, the idea may even be meaningless. For women who do not own anything in this country, not even the space for living and breathing, what is the idea of India? It's an idea in the making. It's an idea that has to be furthered. It's not something that exists and something that has to be worshipped by saying Vande Mataram. It's something that is to be developed. And that is what we stand for. We are very ordinary people, as you have seen. And our friends from the police, they have seen us before we have, come here to deliver a talk in an AC hall. Before that, they have seen us for 3 months in chilling winter on the streets at UGC, occupying that spot as very ordinary people, not as VIPs. उस टाइम पे कोई हमारी प्रोटेक्शन के लिए नहीं आता था, हम लोग अपना प्रोटेक्शन खुद करते थे. And protection was in the very fact that we were occupying a public space collectively. That was the protection. 3 महीने तक जब हम लोग सड़क पर थे, उस वक्त ये कहा जाता है कि लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन 3 महीने तक वो जो ऑक्यूपाई यूजीसी आंदोलन चला फेलोशिप के लिए, उसमें लड़कियों की बराबर भागीदारी थी. जितने लड़के थे उतनी लड़कियां थी, और बल्कि लड़कियां और ज़्यादा लीडिंग पोजीशन में थी, आप ये कह सकते हैं, और तमाम डिप्राइव्ड सेक्शन से आने वाली लड़कियां थी. तो कहीं ना कहीं वो प्रोटेस्ट अपने आप में इस बात को चैलेंज करता है कि लड़कियों को अंदर रहना चाहिए, लड़कियों की सेफ्टी घर के अंदर है. ऐसा है नहीं. 3 महीने तक हम लोग दिन रात सड़क पर रहे, कोई अटैक नहीं हुआ हम पर, कुछ भी नहीं हुआ. कई बार कोशिश की गई एबीवीपी के द्वारा शुरुआत के दिनों में ही कि हम लोगों पर पथराव करे, वो लोग दारू पी के आए, बदतमीज़ी करने लगे, गालियाँ देने लगे, ये सब कुछ हुआ. लेकिन कहीं ना कहीं वो आंदोलन की ताकत थी कि दोबारा वो लोग की हिम्मत नहीं हुई वहाँ पर आने की. शुरुआत के 1-2 दिन में जब वो आंदोलन गर्मी पकड़ रहा था, उस वक्त उन्होंने ये कोशिश की, लेकिन उसके बाद कभी उनकी भी हिम्मत नहीं हुई कि वहाँ पर आकर बदतमीज़ी करें हमारे साथ में. ये आंदोलन की ताकत थी, और यही ताकत संगठित होने में है. और अभी जो आरएसएस करने की कोशिश कर रहा है वो है कि आइडिया ऑफ इंडिया को तो बर्बाद करे ही, लेकिन आइडिया को भी बर्बाद कर दे कि किसी के दिमाग में कोई आइडिया ही ना आए. मेरे से पहले कुछ साथियों ने कहा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो है 9 स्टूडेंट्स को रेस्ट्रिकेट कर दिया गया है. उन लोगों को एग्ज़ाम नहीं देने देंगे और उनको हॉस्टल से भी एविक्ट कर दिया गया है. कल रात को हम कुछ 4-5 दोस्त बैठकर कमरे में बात कर रहे थे, जब मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बारिश वारिश हो रही थी, थोड़ा दिमाग की बत्ती खुल गई. पिछले कई दिन से हम लोग सोच भी नहीं पा रहे हैं इतनी गर्मी की वजह से कि क्या करें आगे. और वो जो मेरे साथी हैं वो काफ़ी समय तक वो बहुत एजिटेटेड रहे इस बात को लेकर, and rightly so, he should be agitated, कि only for demanding a 24/7 library
you are thrown out of the, you are evicted from the hostel and you are rusticated. And if I have to relate it to my own experience, there is so much that I have to say about it. For example, the place that I come from, Kashmir, there we were, many of you might know that I was an engineering student. मेरी एक फ्रेंड थी, उनके साथ में बैठकर जो है मैं पढ़ाई करती थी. हम दोनों उस वक्त बहुत पढ़ाकू टाइप के थे और उस टाइम में पढ़ने में बहुत मज़ा आता था. और उस टाइम पे क्या हुआ कि हम लोग एक दूसरे के घर जाते थे कंबाइन स्टडी करने के लिए, ग्रुप स्टडी करने के लिए. लेकिन कुछ देर बाद हमारे पेरेंट्स को वो बात अच्छी नहीं लगी कि इतना एक दूसरे के घर नहीं जाना चाहिए. व्हाटएवर, हर चीज़ को लेकर कुछ रीजनिंग होता है. और उस वक्त कहीं से हमने सुना था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो है 24/7 लाइब्रेरी होती है, आप रात को पढ़ सकते हैं वहाँ पर. कहीं से, मुझे पता नहीं है सच था झूठ था क्या था, तब हम बहुत छोटे थे. लेकिन उस टाइम से एक फैसिनेशन बन गया दिमाग में कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाना है, वहाँ पर रात को 24/7 लाइब्रेरी है, आप रात को पढ़ सकते हैं. दिस वेरी आर्ग्यूमेंट कि आप पॉलिटिक्स मत कीजिए, आप पढ़ाई कीजिए, दिस इज़ सो डैम फ्लॉड. बिकॉज हम लोग सिर्फ पॉलिटिक्स थोड़ी करते हैं या सिर्फ पढ़ाई थोड़ी करते हैं. हम लोग पॉलिटिक्स इसलिए करते हैं कि हम लोग पढ़ सकें और बाकी हमारे जैसे जो लोग हैं वो पढ़ सकें, उनका शिक्षा का अधिकार जो है वो प्रिजर्व हो सके. और हम लोग पढ़ाई इसलिए करते हैं, हमारी पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है अगर हम बैठ के यहाँ पे सिर्फ डिसर्टेशन लिखे और बस्तर में लोगों को मारा जा रहा है, जगह जगह किसान आत्महत्या कर रहे हैं. वो पढ़ाई किस काम की है? उसको जिसको मार्क्स ने नाम दिया एलिनेशन का, वो पढ़ाई तो बहुत एलिनेटेड होगी, वो किस काम की होगी ये हम लोग नहीं जानते. और इसी तरह से जब मैं JNU में आई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कभी गई नहीं, मैं आई JNU में, वहाँ पर मैं फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा थी. और उस वक्त हमारे बीच में चिंटू ही मेरे पास आई थी, हमारे बीच में अकबर भी मौजूद हैं, वो उस टाइम पे JNU प्रेसिडेंट थे. और उन्होंने एक डिमांड उठाई 24/7 लाइब्रेरी की. और चिंटू मेरे पास आई, मुझे चिट दिया, बोला कि आप प्रोटेस्ट में आइए, हम लोग 24/7 लाइब्रेरी डिमांड कर रहे हैं. दैट वाज अ वेरी लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी. यूजुअली मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा था कि यू विल बिकम अ पक्का JNUite व्हेन यू स्टॉप टेकिंग अ शावर. जब तुम नहाना बंद कर दोगे तब तुम JNU वाले बन जाओगे. But and this is the perception, this is what is portrayed to us outside JNU. And but here's someone who is who I know is an activist. She's coming to me saying कि आप लोग लाइब्रेरी के लिए प्रोटेस्ट कीजिए. Now this is very important. This is what JNU stands for. It stands for study and struggle. And finally we did achieve a 24/7 library. That happened, that became a reality. And here we have our colleagues in BHU who are just being thrown out for the crime of demanding a 24/7 library. This is bizarre. और JNU में देखिए, JNU में हम लोग अनशन कर रहे थे, जैसा साथी कन्हैया ने कहा कि एक पिछले 16 दिन एक अनशन चला, जिसमें हम लोग रस्टिकेशन के खिलाफ, स्टूडेंट्स को हॉस्टल एविक्शन के खिलाफ, आउट ऑफ बाउंड करने के खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे थे, हंगर स्ट्राइक कर रहे थे रस्टिकेशन के खिलाफ. और यहाँ हंगर स्ट्राइक करने पर लोगों को रस्टिकेट कर दिया जा रहा है. सो वी कैन जस्ट सी हाउ बिजार दिस इज, एंड देयर इज़ नो रूल ऑफ लॉ. इससे पहले भी BHU में, ये BHU में पहली घटना है नहीं. BHU में डॉक्टर संदीप पांडे हैं, आप लोग उनका नाम जानते होंगे, जिनको he was just arbitrarily, his services were terminated in a completely unlawful, illegitimate manner just because some students apparently said that he is anti-national. Now this anti-national, as Comrade Rama has already explained, I will not go into the definition of it, what is national, what is anti-national. He has already explained this. Now this is so bizarre. आप इसके बाद क्या कहेंगे? Like what is the extent to which this government will go? Will they say कि ये जो लोग 24/7 लाइब्रेरी डिमांड कर रहे थे ये भी anti-national है? How is it going to sort of justify all of this? This is a completely bizarre situation in front of us, and I think that we should, do something about it. And it's quite telling that the wording that the BHU administration has used is one of discipline and indiscipline. And I have something to say about this, rather than saying about national and anti-national, which is quite subjective and a fair. What is this discipline about? Why do you want students to be disciplined? Students, as we know, we have very less stakes, and we raise many questions without much fear, and we call a spade, and that is what. And this is not just, many people will sort of dismiss it or sort of romanticize this by saying कि अच्छा ठीक है, ये तो यूथ का जोश होता है, यूथ का एंथ्यूजियाज्म होता है. इट इज़ नॉट जस्ट दैट. आई थिंक इट्स मोर देन दैट. इट्स मोर देन जस्ट अ यूथफुल एंथ्यूजियाज्म और अ यूथफुल रोमांटिसिज्म. इट इज़ मच मोर देन दैट. इट इज़ अबाउट अ वेरी determined stance that we take. It's a very informed stance that we take, and that is exactly what this government doesn't want.
डिसिप्लिन से उनका क्या मतलब है? डिसिप्लिन से उनका मतलब है कि एक लड़का आए, वो छोटे से घराने से आए, वो ठीक है पढ़ाई करे जैसे भी कर रहा है, लेकिन उसको पब्लिक फंडेड एजुकेशन ना मिले, प्राइवेट में वो जा कर के पढ़ाई करे, क्योंकि पब्लिक फंडेड एजुकेशन तो बंद हो रही है, पूरी तरह से उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। वो लोन ले, वो फेलोशिप वगैरह ना मांगे, फेलोशिप के लिए आंदोलन ना करें, वो लोन ले और फिर जा कर के, क्योंकि उनको लोन की भरपाई करनी है वहाँ से निकल कर, वो कुछ भी और ना करे, वो कुछ भी और ना करे, और वो जाकर के उसी 9 to 5 जॉब में, जो कि 9 to 5 एक्चुअली होती नहीं है, मैंने करके देखी है, जो 7 to 12 हो जाती है, उसी में जाकर के अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करे, वहाँ पे जाकर के कुछ कुछ कोड लिखे विदाउट एनी मीनिंग, विदाउट एनी पर्पज़, उसके बाद में उसको कार लोन भी लेना पड़े, उसके बाद में उसको हाउस लोन भी लेना पड़े, एंड ही इज़ फॉर एवर इंडेटेड, एंड दिस indebtedness is what actually creates this discipline that we talk about. And of course many theorists have pointed out how education becomes a means of indoctrinating students into this discipline, and this discipline is it's a ruling class prerogative. It's the prerogative of those who have everything in life. It's the prerogative of someone like Narendra Modi, who is now occupying that position but doesn't want anyone else to occupy that position. हमारे ऐसे तो कहा जाता है कि anyone can aspire, हमें ये civics में पढ़ाया जाता था बचपन में कि anyone can aspire to become the prime minister, but actually that is not so. आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। क्या करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए? आपको जगह जगह दंगे करवाने पड़ेंगे, आपको जगह जगह लूट मचानी पड़ेगी, जो लोग फेक एनकाउंटर करते हैं उनको आपको अपना राइट हैंड मैन बनाना पड़ेगा, ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। यू विल हैव टू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी विच women in this country don't have. All of this you will have to do. So it's, as someone recently pointed out in a public meeting that we had called over the so-called clean chit given to Sadhvi Pragya, I think it was Dr. Manisha Sethi who pointed out ki how there was an old saying, probably by Walter Benjamin or someone, that the rich and the poor are equally forbidden to sleep under the bridges. That is the kind of law that we have. But in effect, we know who is it that who sort of needs to sleep under the bridge, or who is in a position that they have to sleep under a bridge. That is the kind of thing. And in 1974, just before the emergency, V.V. Giri, who was the president at that time, I think, he is reported to have said that when people were starving, when people were holding protests against starvation, जिसको official parlance में कहा जाता है malnutrition, which is actually starvation, but it's called malnutrition, लोग भूखमरी के खिलाफ में प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उस वक्त में वीवी गिरी कहते हैं कि आप डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। डिसिप्लिन किस चीज़ के लिए मेंटेन करें? डिसिप्लिन शोषण को बर्दाश्त करने के लिए? ये क्या डिसिप्लिन है? माने ये जो डिसिप्लिन है, दिस इज़ नथिंग बट स्टेटस कोइज्म, और लोगों को बोला जाता है कि आप प्रश्न मत पूछिए, एंड विच इज़ वाई स्टूडेंट्स आर अंडर अटैक टुडे, बिकॉज एज मेनी स्पीकर्स बिफोर मी हैव पॉइंटेड आउट दैट वी हैव बिकम द प्राइम ऑपोजिशन, एंड आई थिंक दैट बिकॉज वी हैव बीन कैटapulted into this position of becoming the prime opposition, we might as well take that job very seriously and be the opposition and go for the mission 2019. And go for the mission 2019 and make sure that this government doesn't come back, and whichever government comes, वो हमारी हो किसी और की हो, उनको इन सवालों से, जो सवाल हम लोग रेज करते हैं, उनसे जूझना पड़े। क्या हम लोग आज इतना बड़ा सपना देख सकते हैं कि कन्हैया 2019 में प्राइम मिनिस्टर हो? शायद 3 महीने पहले हम लोग नहीं देख सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि आज हमें ऐसी सिचुएशन में डाला गया है कि हम लोगों को इस तरह का सोचना पड़ेगा। ऑल्दो जेएनयू की पॉलिटिक्स में ऐसा होता नहीं है, हम लोगों को कभी ये जल्दी नहीं रहती है कि कहाँ से टिकट लेना है, कहाँ से टिकट। आप देखेंगे कि पिछले सारे जो सभी जेएनयू प्रेसिडेंट है, वो चुपचाप से अपना कुछ कर रहे हैं। देयर इज़ नो एंग्जाइटी, वो टिकट लेने का कोई एंग्जाइटी ही नहीं होता। लेकिन मुझे लगता है कि भले ही कन्हैया प्राइम मिनिस्टर बने या कोई और प्राइम मिनिस्टर बने, इन सवालों को हम लोगों को फोरग्राउंड करना पड़ेगा। इन सवालों को जो भी सत्ता में आए उनको उठाना पड़ेगा, और यही जेएनयू का मकसद रहा है हमेशा कि उन सवालों को उठाए जो सवाल सबके लिए आउट ऑफ बाउंड हो जाते हैं। आफ्सपा पर आप बात नहीं कर सकते, अफजल गुरु पर बात नहीं कर सकते, कुछ देर बाद आप भूखमरी पर भी बात नहीं कर सकते हैं, वो भी एंटी नेशनल हो जाएगा। लाइब्रेरी पर बात करेंगे, वो भी एंटी नेशनल हो जाएगा। ये होने वाला है और ये हो रहा है। तो इन्हीं सवालों को जो एकदम आउट ऑफ बाउंड्स कर दिए जाते हैं बाकी लोगों के लिए, उनको नेशनल कॉन्शियस में, उनको पॉपुलर कॉन्शियसनेस में कैसे लाना है, ये जेएनयू करता रहा है। और अभी ऐसी पोजीशन में हमको लाया गया है कि शायद हमें और ज़्यादा इस पर जो है खरा उतरना पड़े। मैं अपनी बात के आखिर में सिर्फ एक इशू को एड्रेस कर देना चाहती हूँ।
आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ एक बॉडी है, जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, GS कैश जिसको कहते हैं, जो पहले विशाखा गाइडलाइन थी और अभी एक सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस एक्ट है 2013 में जो आया, उसके अनुसार सभी वर्क प्लेसेस में होना चाहिए। हम लोगों से बहुत ज़्यादा ये बोला जाता है लॉ ऑफ द लैंड कि तुम लोग ये नहीं करते हो। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि लॉ ऑफ द लैंड अगर कहीं पर एक्चुअली फॉलो हो रहा है और जो फॉलो होना चाहिए वो तो JNU के अंदर हो रहा है। इट्स ओनली इन JNU दैट वी हैव अ वेरी वेल फंक्शनिंग एंटी सेक्सुअल हरासमेंट कमिटी। मेरे एक 2 साल पुराने भाषण को जो है चलाया जा रहा है, जी न्यूज़ चला रहा है और कुछ और 1-2 पोर्टल्स चला रहे हैं जो RSS टाइप के हैं, जिसमें मैं अपेरेंटली ये बोल रही हूँ कि एक सेक्सुअल हरासमेंट केस आया था किसी टीचर के खिलाफ में, और उनको, क्योंकि वो बहुत पावरफुल प्रोफेसर थे, उनको उसको जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी ने अपना निर्णय दिया लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, उसको जो है एडमिनिस्ट्रेशन किसी तरह से स्कटल कर रहा था। और उसी भाषण को जो है चलाया जा रहा है बार बार ये बोलने के लिए कि देखो देखो JNU में तो यही होता है। सो दे क्रिएटेड दिस नैरेटिव वेयर they want to say, RSS wants to say that JNU is nothing, JNU is only about sex, drugs and terrorism. That is the kind of narrative that is being put out right now. And part of this propaganda is also sort of taking this old video out of context and playing it कि देखिए देखिए JNU की उपाध्यक्ष भी बोल रही हैं कि वहाँ पे ये होता है, इस तरह से सेक्सुअल हरासमेंट के मामलों को दबाया जाता है। Now what they are really trying to say is that कि लेफ़्ट के अंदर जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है उसको दबाया जाता है। मतलब पहले तो वो टीचर वो लेफ़्ट के थे नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये कानून होता है कि आप एकदम किसी की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूँगी, उनकी किसी भी तरफ से उनका क्या पॉलिटिकल एफिलिएशन था मैं पॉइंट आउट नहीं करूँगी, बट ही वॉज नॉट लेफ्ट बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन। एंड दिस थिंग इज़ बीइंग प्लेड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। और अभी आपने देखा होगा कि एक रिपोर्ट आई थी कि दिल्ली के अंदर जितने भी सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, उनमें से सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो JNU से आता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ पर एक बॉडी है जिसमें आप बिना डर के आप अपना कंप्लेंट डाल सकती हैं, एंड विच इज़ व्हाट द लॉ रिक्वायर्स अस टू डू। दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मुझे पता नहीं है कि नहीं, जामिया मिलिया इस्लामिया में शायद कुछ इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की तरह उसको ट्रीट किया जाता है, जो कि विच इज़ नॉट अ विशाखा कमेटी, विच इज़ नॉट अ कमेटी फॉर्म्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द लॉ, एंड वी हैव दिस एंड दैट इज़ वाई वी आर टारगेटेड। और ये बार बार ये बोला जाता है कि देखो देखो यहाँ पे कितने सेक्सुअल हरासमेंट के केस, सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस तो ऑफकोर्स होते हैं। अगर आप उन आंकड़ों को देखें तो दोज आर वेरी बिजार एक्चुअली। कुछ ऐसा इस तरह का आई थिंक दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन ने कहा था कि बिटवीन 2012 एंड 2014 देयर वर सम I don't remember 200 cases and out of those 100 were from JNU, something like this. I'm actually surprised कि आपको लगता है कि दिल्ली के सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में मिला करके 2 साल में सिर्फ इतने केसेस होंगे? I find this completely ridiculous. हमारे यहाँ वो मैकेनिज्म्स हैं कि लड़कियाँ जाकर के कंप्लेंट कर सकती हैं, और हमसे बार बार बोला जाता है, एंड दिस इज़ द लास्ट थिंग दैट आई विल से, कि आप ऑल्टरनेटिव नहीं देते हैं। अभी आजकल एक बहुत रिटायर्ड जस्टिस हैं जो बहुत गुस्सा करके फेसबुक पे बार बार लिख रहे हैं कि मुझे कन्हैया एकदम पसंद नहीं है, कन्हैया जो है सिर्फ ये ऐसे ऐसे बोलता रहता है, ये करो, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए वो ये नहीं बोलता। उनको इस चीज़ से बड़ा ये हो सकता है, ठीक है उनका क्रिटिसिज्म हो ही सकता है, वो एक बात है, लेकिन हम लोग इस बात को हम लोग को समझना चाहिए कि ये जो ऑल्टरनेटिव है, ये जो इतना बोला जाता है ना कि ऑल्टरनेटिव, आपके पास में ऑल्टरनेटिव क्या है? व्हाट इज़ दिस ऑल्टरनेटिव? दिस ऑल्टरनेटिव इज़ ओनली एन ऑल्टरनेटिव सेट ऑफ पॉलिसी चॉइसेस, इट इज़ ओनली एन ऑल्टरनेटिव सेट ऑफ डिसीजंस दैट एवरी गवर्नमेंट हैज़ टू टेक एट सम पॉइंट। से फॉर एग्जाम्पल मनमोहन सिंह ने उस टाइम पे रिफॉर्म्स, जो सो कॉल्ड रिफॉर्म्स है उसको लाया, जिसको हम रिफॉर्म्स मानते नहीं हैं, उसके बारे में हमारा अपना क्रिटिक है, लेकिन क्या उस टाइम में कई बार कहा जाता है कि रिफॉर्म्स जो है वर दोज इनएविटेबल? क्या लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन इनएविटेबल था या कुछ और भी हो सकता था? तो उस वक्त में हम लोगों को ये बोलने की ज़रूरत है कि ऑल्टरनेटिव क्या है। ऑल्टरनेटिव कुछ ये नहीं है कि कोई आसमान से उतर कर, मार्स से उतर कर ऑल्टरनेटिव इज़ राइट देयर, इट इज़ दैट दोज डिसीजंस दैट यू डिड नॉट टेक, दैट इज़ द ऑल्टरनेटिव। उस टाइम पे रिफॉर्म्स की जगह अगर गरीबी भूखमरी थी तो भूमि सुधार भी हो सकता था और चीज़ें भी हो सकती थी। जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ पे बहुत रेडिकल लैंड रिफॉर्म्स हुए और उससे लोगों में इनइक्वालिटी ख़त्म हुई, ऐसा हुआ। तो क्या वो ऑल्टरनेटिव हो सकता था? क्या ऑल्टरनेटिव ये हो सकता था कि आप
लव जिहाद पर काम करने के अलावा आप बाकी इश्यूज़ पे काम करते, आप घर वापसी पर काम करने के अलावा बाकी इश्यूज़ पे काम करते। अकबर रोड का नाम अकबर रोड चेंज करने के बजाय आप लोग नया रोड बनाते, जैसा कि स्वरा भास्कर ने कहा, आप नया रोड बना दीजिए, उसका नाम महाराणा प्रताप रोड रख दीजिए। दोज आर द ऑल्टरनेटिव्स। एंड फाइनली द लास्ट थिंग दैट आई विल से, एंड दिस इज अ क्वेश्चन, दिस इज एन ओपन क्वेश्चन दैट यू कैन ऑल्सो थिंक अबाउट, what if there is no alternative? What if the environment has been destroyed to an extent? What if the social fabric of the country has been destroyed to an extent that there is no looking back? There is no alternative possible now. What if? Are we responsible for that? Is JNU responsible for that? Or is the JNU president personally responsible for that? कि आपने इतना तबाही मचा दी है कि अब कोई ऑल्टरनेटिव भी नज़र नहीं आ रहा। एयर पोल्यूशन कैसे कंट्रोल होगा, इसका कोई ऑल्टरनेटिव हमारे पास नहीं है। दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय अस, फर्स्ट ऑफ ऑल. This is a problem created by you. And if you claim to be the Prime Minister of the country, you better address those questions. Rather than seeking an alternative from us, you have been elected to give the alternative to a government which was there before. Give the alternative. Why aren't you giving the alternative? But the last thing, what if there is no alternative, and what if we do not have an alternative to present? Are we still justified in asking questions? Are we still morally justified to critique what is there? We have to ask this. या सिर्फ आपको सिर्फ तभी क्रिटिसिज्म करने का मौका दिया जाएगा जब आपके पास में ऑल्टरनेटिव होगा? मुझे लगता है ये हक हमारे पास होना चाहिए कि अगर हमारे पास ऑल्टरनेटिव नहीं भी है, इमीडिएटली नहीं है, या इमीडिएटली उसको बता नहीं पा रहे हैं, फिर भी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको क्रिटिक करने का हक हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है उससे बेहतर के लिए है। हमारी लड़ाई इसलिए है कि जो है उससे ज़्यादा, जो है उससे बेहतर सब लोगों को मिले, ना कि 5% लोगों को जो पूरी भूमि पर, जो पूरे रिसोर्सेज पर कंट्रोल किए हुए हैं। शुक्रिया। बात शुरू करने से पहले पिछले वक्ता ने एक बात बोली, तो मैं उनसे थोड़ा सा एक अपील करना चाहूँगा कि नहीं, प्लीज़ 2019 में चुनाव के में प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बन के मत आना। और हम लोग आंदोलन में हैं, आंदोलन में ही रहेंगे। ऑर्गेनाइजर्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आऊँ और आपके बीच में बात रखूँ। पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ हुआ है जो बहुत कुछ अनप्रेसिडेंटेड है। सुबह 9:30 बजे आके बात रखना जेएनयू के छात्रों के लिए ये भी बहुत अनप्रेसिडेंटेड है कि हम लोगों का पॉलिटिकल जितने प्रोग्राम हैं वो 9:30 बजे शुरू होते हैं, लेकिन वो 9:30 PM होता है, AM कभी नहीं होता। और मैं माफ़ी चाहूँगा लेट आने के लिए। और कॉमरेड अनिर्बान आज आ नहीं पाए, उन्होंने भी माफ़ी मांगी है कि उनका PhD का बिल्कुल आखिरी समय है। पिछले कुछ महीनों में जो कुछ हुआ उसके बाद वो PhD बहुत ही नाजुक स्थिति में है। फरवरी में अगर ये सब नहीं हुआ होता तो आज वो बहुत बेटर स्थिति में होती, लेकिन अभी पुलिस केस के बाद, जेल जाने के बाद, जेल से आने के बाद, इस HLEC के एक्शन के बाद और उस भूख हड़ताल में जिसमें कॉमरेड अनिर्बान भी बैठे थे, उसके बाद बहुत कम समय रह गया है। और अनिर्बान ने बोला है कि कल तक मेरा एक एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि मेरा PhD कंप्लीट करना, आज मेरा पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और मैं जुलाई में PhD सबमिट करूंगा, इस वजह से वो माफ़ी चाहेंगे और मैं समझता हूँ आप सारे लोग समझेंगे कि किस स्थिति में वो आज आ नहीं